स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। नया भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण। कहा, नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं। एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीति और कार्यक्रमों का किया जिक्र। आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, किसानों की आय दुगना करने की कोशिश जारी। गरीबों को आरक्षण को बताया ऐतिहासिक फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी किया जिक्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखे जाने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी दी गई श्रद्धांजलि। सर्वदलीय बैठक के बाद सभापति ने सदन के सुचारू संचालन की जताई उम्मीद। सरकार ने भी दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र के लिए सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्षी दलों को सलाह। का संसद की गतिविधियों को बारीकी से देखती है जनता। सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार। कल पेश होगा अंतरिम बजट। और हरियाणा के जींद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आगे। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला पीछे। राजस्थान के रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा कि नया भारत बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र किया। ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय दुगना करने के सरकार के प्रयासों, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। उन्होंने गरीबों को आरक्षण देने को ऐतिहासिक फैसला बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 में देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था और एनडीए सरकार ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान ना हो। पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एनडीए सरकार ने देशवासियों की भावनाओं को समझा और सरकार का लक्ष्य तय किया। वो गरीब माँ जो लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वो बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी, वो बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतज़ार करती थी, वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतज़ार करता था, वो किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था। ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष्य तय किए। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40% से भी कम था।
एक आकलन के अनुसार इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा हो पा रही है और 3 लाख से ज़्यादा गरीब देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही पिछले 4.5 वर्षों में कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थी। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा। हमें इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्च किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने पिछले वर्ष आयुष्मान भारत योजना शुरू की। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके ऐतिहासिक फैसला लिया। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। इस नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर न पड़े, इसके लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर ज़रूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आज संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई और तमाम जो बड़ी बातें हैं वो हम सुन रहे हैं जो राष्ट्रपति ने कहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से बिंदु अहम रहे और आगे बजट सत्र से उम्मीदें? बिल्कुल प्रीति, जो है ये दिखाना चाहूँगा, जो ये अभिभाषण है राष्ट्रपति जी का, ये 28 पेजों का है और इसमें जो है 2014 के बाद जो भी सामाजिक आर्थिक विकास में सरकार ने जो काम किए हैं और वैश्विक परिदृश्य में जो काम हुआ है, वो सारी चीज़ों का इसमें पूरा निचोड़ है। और उसमें आप किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें या तमाम और सेक्टर की बात करें, आप जो गरीब खासतौर पर अर्बन और रूरल एरिया की, तो सारा एक बैलेंस है जिसमें सारी बातों के साथ, तथ्यों के साथ ये समझाने की कोशिश की गई कि 2014 जो है उसके पहले किस तरह का परिदृश्य था और उसके बाद परिदृश्य में किस तरह का क्रांतिकारी बदलाव आया और जिसके मार्फत एक नए भारत को गढ़ा जा रहा है। और उसमें 2022 में भी किस तरह के जो है एक नए संकल्पों के साथ जो है कई योजनाओं को साकार करने की कोशिश की गई है। ये सारे पहलुओं को इसमें एक तरह से प्रीति समाहित किया गया है। और चाहे वो जल परिवहन हो, जो नए नए जो योजनाएँ आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी बात हो, सौभाग्य योजना हो, स्वच्छता के मार्फत ग्रामीण भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव हो, या जो उज्ज्वला योजना, इन सब के जो पूरे जो सारे पहलू हैं, न केवल इनको शामिल किया गया बल्कि इसका पूरा असर क्या पड़ा है, ये सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी के साथ किया गया। और इसको आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट कार्ड है जो लोगों के सामने रखा गया है। जी
बिल्कुल। और अब कल अंतरिम बजट पेश होगा अरविंद जी, उस पर सबकी नजरें होंगी और 3 बजे सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि कामकाज जो हो वो सुचारू तरीके से हो। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि एक उत्पादक सत्र हो, क्योंकि पिछले सत्र में क्या दशा रही ये सबने देखा, इसलिए जनभावनाओं का ख्याल रखा जाए। सभापति ने भी तमाम अपील की है। ऐसे में बजट सत्र के किस तरह की उम्मीद है इससे? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बजट सत्र एक छोटा सत्र है, अंतरिम बजट इसमें रखना है और बहुत सारे पक्ष हैं। इसके बाद चुनाव में चले जाना है, तो एक तरह से आप कहेंगे कि ये लोकसभा है, इसका जो है ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र होने के नाते बहुत सारे ऐसे कामकाज, सरकारी कामकाज हैं जिनको निपटाना है। तो सभापति जी राज्यसभा ने आज बैठक बुलाई है, इसके बाद सरकार की भी बैठक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है। तो उम्मीद ये की जाती है कि चूँकि विपक्ष को भी जनता के बीच में दिखाना है कि किस तरीके से, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा प्रीति की काफ़ी उत्पादकता बहुत ही सीमित नाम मात्र की रही, इसलिए कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि जितना बेहतर कामकाज हो सके, या जो कुछ ऐसे काम है जिसको पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो है करीब काफ़ी लंबा 45 से ज़्यादा जो है ऐसे विधेयक हैं जो कि हमारे अपर हाउस में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे हैं, उनमें से कई बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर चर्चा की जानी है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद यही की जाती है कि ये एक उत्पादक सत्र होगा। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए अरविंद जी। और आज अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश में टैक्स सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लागू किए गए जीएसटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था का सरलीकरण किया है। अब जीएसटी जैसा व्यापक कर सुधार होने से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा साकार हुई है। जीएसटी से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयाँ कम हुई हैं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे पहुंचाने के लिए डीबीटी की शुरुआत की। मेरी सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार और कालाधन देश के ईमानदार करदाता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। भ्रष्टाचार सदैव किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अधिकार छीनता है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का विस्तार करने से पिछले 4.5 वर्ष में 6,05,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें शुरू हुई। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखी गई। इसके अलावा राज्यसभा में दिवंगत पूर्व सदस्यों जॉर्ज फर्नांडिस और सीताराम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। George Fernandes started his legislative career as a member of the 4th Lok Sabha in the year 1967 and thereafter went on to serve the 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th and 14th Lok Sabha. Sri Fernandes also served as a cabinet minister holding the key portfolios of communication, industry, railways, Kashmir affairs, defence in the Council of Ministers. As a Minister of Railways, he was instrumental in setting up the Konkan Railway project. His stint as the Minister of Defence witnessed the successful nuclear test at Pokhran and the momentous victory in the Kargil War. He also paid a record number of 32 visits to the world's highest battlefield at Siachen Glacier to boost the morale of our defence personnel working in arduous conditions. Sri George Fernandes represented the state of Bihar in this House from August 2009 to July 2010.
In the passing away of Sri George Fernandes, the country has lost a veteran trade unionist, a distinguished parliamentarian, and an able administrator, and a dedicated social activist. Sri Sitaram Singh passed away on the 30th of November 2018 at the age of 99 years. Sri Sitaram Singh was born in May 1919 at Kushahar village in Muzaffarpur district of Bihar. A social worker, Sri Singh, inspired by the call of Mahatma Gandhi ji, left his studies to actively participate in the freedom movement. He was arrested and jailed numerous times during the Quit India movement in 1942. Sri Singh organized Azad Dasta in Muzaffarpur and subsequently led a band of freedom workers to set free leaders like Sri Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia from Hanuman Nagar jail in 1943. He was instrumental in organizing guerrilla bands to overthrow the British regime and was also closely associated with the socialist movement. Sri Sitaram Singh represented the state of Bihar in this house from April 1970 to April 1976. In the passing away of Sri Sitaram Singh, the country has lost an able parliamentarian, a dedicated social worker, and a veteran freedom fighter. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज सुबह 9:30 बजे सभी पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने शिरकत की। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है, ऐसे में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए संसद का उपयोग किया जाना चाहिए और हर मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। ये सत्र आगामी आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार का अंतिम संसद सत्र है। बजट सत्र के दौरान कामकाज सुचारू रूप से चलाने के मकसद से सरकार ने भी आज दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। This session is a very short session, and that too session is before the election. So I would like to extend a warm welcome to all of you for this meeting ahead of important session of Parliament beginning today. We are meeting at a time when 70 years of Indian Republic is coming now. So this House would like to compliment all the stakeholders, including the common people, the legislature, etc. That I will make an observation, that's all. And this is the first in the 71st year of Republic, accordingly assumes certain importance also. Success of any democracy guided by the lofty principles of Republic depends on the efficiency of the functioning of the various institutions that forms pillar of any Republic. Legislature constitutes an important pillar. I hope that the spirit of the Republic will be kept in mind, and all of you will discuss among yourselves, because the government seems to have called an opposition. It is an all-party meeting. There you will be discussing what are the issues, what are the bills, etc. Parliament Affairs Minister will explain to you. And today, as the chairman, because this is the last session before election, I thought I should call all my members and then have breakfast together, and then appeal to all of you that President's address, budget proposals, interior budget proposals, and then the discussion on President's address and budget, they get normally precedence. And then 3 days are left. Those 3 days, important issues, whatever you discuss in today's all-party leaders meeting. And then we'll be having a business advisory committee meeting tomorrow. We'll discuss and then allot time, etc. Thank you all for this response to my invitation. I know that it's cold, but at the same time, we have joint session. So keeping that in mind, I have to call this breakfast early. I'm thankful to Sri Rajnath Singh ji and other ministers, and also Sri Ghulam Nabi ji and other leaders of different political parties for responding.
संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों को सलाह देते हुए कहा कि संसद की गतिविधियों को जनता बारीकी से देखती है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। इस सत्र में जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। और मैं ये भी जानता हूं कि अब जब अपने अपने क्षेत्र में भी उनको जाना है तो इस बार सदन में जो उत्तम और सकारात्मक व्यवहार रहा होगा उसका एक सकारात्मक लाभ मैदान में भी सदस्यों के तरफ लोगों के देखने के व्यवहार में भी नजर आता रहता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं स्वागत करूंगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्वागत करूंगा सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चले इसका, मैं स्वागत करूंगा कि यहाँ सभी सदस्य मिलकर के भावी भारत के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देने का गर्व प्राप्त करें। कुछ और अहम खबरें। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट जीत ली है। कांग्रेस प्रत्याशी शफिया जुबैर को कुल 83,311 मत मिले हैं। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतगणना में बीजेपी के सुखवंत सिंह दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस जीत के साथ ही 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की 100 सीटें हो गई हैं। दूसरी ओर हरियाणा के जींद विधानसभा सीट के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है। 7वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला पिछड़ गए हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले के सह आरोपी कारोबारी राजीव सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। सक्सेना के ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दीपक तलवार को लाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को हिरासत में ले लिया है, साथ ही वो पूछताछ करेगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिए और मामले में सह आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कराई गई स्वतंत्र जांच में बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णा की समिति ने बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोचर के स्तर पर वार्षिक खुलासों की जांच पड़ताल में ढिलाई बरती गई और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की आंतरिक नीतियों के तहत कोचर के इस्तीफे को उनकी गलतियों पर बर्खास्तगी के तौर पर लेने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें मिल रहे युवाओं के समर्थन के कारण ही दुनिया आज भारत के महत्व को समझ रही है। सूरत में कल न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का एक एक वोट उन्हें राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का सबसे बड़ा योगदान भारतीय नागरिकों में आशा और विश्वास को फिर से स्थापित करना है। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। भारतीय डाक की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 4 महीने के भीतर ही देश भर में 1,25,000 सेवा केंद्र खोल दिए हैं। इनमें से 1,10,000 केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। भारतीय डाक ने इसके लिए रोज 800 सेवा केंद्र खोले। अब तक इसने 30 लाख खाते खोल दिए हैं। ये बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास का एक रिकॉर्ड है।
विज्ञान भवन में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की प्रायोगिक शुरुआत के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विशेष समारोह में रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय डाक के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर वित्तीय समावेशन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम से 1 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाओं को दरवाजे तक पहुंचने की सुविधा मिली है। My compliments to all of you in this room, my compliments to all the 300,000 people associated with this program. And I'm sure that given the large scale up in its very first year, we will see the economic transformation of rural India actually reaching the benefits to the poorest of the poor, to the last man in every village, howsoever remote it may be, in a fashion that is seamless and truly reflective of the new India that each and every one of us is working towards. 4 महीने से कुछ अधिक समय में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1,26,000 सेवा केंद्र शुरू कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर 1,36,000 सेवा केंद्र देश में कार्यरत हो जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में सेवा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया यह सबसे तीव्र और तेज प्रयास है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 800 सेवा केंद्र खोले गए हैं। मैं समझता हूं यह गौरव भी डाक विभाग को ही हासिल हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।